नवा चैप्टर है अपना मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य। ठीक है, मूर्तिकला का मतलब होता है यानी मूर्तियों से संबंधित जो भी मूर्तियां बनाई जाती है उनसे संबंधित मूर्तिकला होती है। और स्थापत्य कला का मतलब होता है मंदिर निर्माण। ठीक है, स्थापत्य कला में कौन सा आता है? मंदिर निर्माण, भवन और भी जो गुफा वगैरह है वो सारी इसमें आ जाती है स्थापत्य कला में। ठीक है, ये तीनों चीजें आ जाती है स्थापत्य कला में। मूर्ति कला में यानी स्थापत्य कला और मूर्ति कला का गहरा संबंध होता है। ठीक है, मंदिर बनाएंगे तो मंदिर में किसकी स्थापना की जाएगी? मूर्ति की स्थापना की जाएगी, किसी भी भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। राजमहल बनवाया जाएगा तो राजमहल में भी मूर्तियों से उसको सजाया जाएगा। ठीक है, दोनों का गहरा संबंध होता है। तो अपन शुरुआत में इस चैप्टर में देखते हैं भारतीय कला का काल विभाजन इतिहास के आधार पर भी पूर्व, मध्य और उत्तर मध्य के युगमान में साधारणतः किया गया है। यानी भारतीय कला है उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पूर्व, मध्य और मध्य काल का ये विभाजन है। किसका विभाजन है? मध्य काल का। पूर्व मध्य काल। ठीक है, इसके बाद है मध्यकाल, फिर है उत्तर मध्यकाल। तीन भागों में विभाजित हो गई मध्यकालीन कला। पूर्व मध्य का मतलब होता है मध्यकाल से पहले की कला, मध्यकाल यानी मध्यकालीन कला। और उत्तर मध्य यानी मध्यकालीन कला के लास्ट में जो उत्तरता समय होता है उसको बोला जाता है। ये प्रीतिया निसंदेह ऐतिहासिक युगधारा पर आधारित है और ये कहना आवश्यक नहीं है कि कला व इतिहास के काल परिणाम सदा समान नहीं होते। सांस्कृतिक एवं कलात्मक पद चिन्ह कला विधान के मोहताज नहीं होती। वर्ण वे अपनी सार्थकता की स्मृति भविष्य की बाल ललाट पर छोड़ जाते हैं। यानी जो अपनी पहचान होती है पहचान को वो छोड़ जाते हैं नए आने वाले लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए। जैसे इतिहास में जो राजा वगैरह हुए थे उन्होंने जो मूर्तियां बनाई थी या मंदिर बनवाए थे वो यानी इतिहास में हमारे लिए प्रेरणास्पद होते हैं और स्मृति होती है। ठीक है, अब देखते हैं मूलतः ऐतिहासिक काल निर्धारण राजकुलों के उत्कर्ष, अपकर्ष, उदय, पतन और आकस्मिक राजनीतिक घटनाओं से युगपत बदलाव का लेखा जोखा है। किंतु कला इन परिवर्तनों, राजकीय संरक्षण और सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों के चलते इतिहास के युगों का अतिक्रमण कर जाती है। यानी राजा गए आए या राजकुलों का उदय हुआ या अपकर्ष हुआ तो उसके अनुसार इतिहास भी बदलता गया। और जिन जिन जैसे बौद्ध धर्म का मंदिरों का निर्माण हुआ, हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, जैन मंदिरों का निर्माण हुआ उसके अनुसार। अब मध्यकालीन कला अपन को मुख्य पढ़ना है। मध्यकालीन कला, तो मध्यकालीन कला का समय यहाँ पे मुख्य रूप से दे रखा है 600 से लेके 1200 ईस्वी। ठीक है, ये समय ध्यान रखना, 600 से लेके 1200 ईस्वी तक का समय है मध्यकालीन कला। फिर मध्यकालीन कला को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। ठीक है, ये सेंटर में ये। फिर पूर्व मध्य का मतलब है स्टार्टिंग का समय, जो शुरुआत का समय है, और उत्तर मध्य यानी लास्ट का समय। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो उनको दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध का समय में यहाँ पे समय बताया गया है पूर्व मध्य का। पूर्व मध्य का जो समय है वो है 600 से लेके 900 ईस्वी। 600 से लेके 900 ईस्वी, यह है पूर्व मध्य का समय। फिर इसका समय बता रखा है 900 से लेके 1200 ईस्वी। इसमें यहाँ तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मध्यकाल का समय क्या है, 600 से लेके 1200 ईस्वी। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक पूर्व मध्य और दूसरा उत्तर मध्य। ठीक है, पूर्व मध्य का समय 600 से 900 ईस्वी और उत्तर मध्य का समय है 900 से 1200 ईस्वी। जो स्टार्टिंग में अपने पढ़ा था कि यानी समय को तीन भागों में विभाजित किया गया है, उसको अपन को याद नहीं रखना है। ठीक है, अपन को मुख्य रूप से याद रखना है मध्यकाल यानी मध्यकालीन कला के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर के बारे में। ओनली मध्यकालीन कला का समय को याद रखना है 600 से लेके 1200 ईस्वी। फिर उसको दो भागों में बांटा गया है,
एक तो है पूर्व मध्य और दूसरा है उत्तर मध्य। ठीक है। यहाँ मध्यकाल 600 ईस्वी से 900 ईस्वी पूर्व मध्य और 900 से 1200 ईस्वी उत्तर मध्य को स्थायी विभाजन में मानकर कला विकास शैलियों में परिवर्तन और कला रूपों में आए बदलावों को लेकर उनके अध्ययन की दृष्टि से किया गया है। यानी इसको स्थायी रूप नहीं माना विद्वानों ने, यानी इसको इसलिए बनाया गया है कि अध्ययन की सुविधा हो, यानी इसका जो वो अध्ययन करे या उसको अलग अलग भागों में बांट के उसका अध्ययन किया जाए, तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसको मध्यकालीन कला को ये समय माना गया है। पर एक्चुअल में ये सही नहीं है। कहीं कहीं आपको अलग समय मिलेगा, कहीं पे मध्यकालीन कला का समय आपको 700 से लेके 1500 ईस्वी तक का मिलेगा। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के मतानुसार अलग अलग है, पर अपन को इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी को सही मान रहा है, अपन को ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अपन को जो अपने पास है चैप्टर में उसी को पढ़ना है। भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात समग्र भारत की अवधारणा के विखंडन के फलस्वरूप उत्तर गुप्त काल में अनेक नवीन स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। यानी भारत में देखा जाए तो मंदिरों का निर्माण, ठीक है, सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण कौन से राजवंश के समय हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त वंश, यानी गुप्त काल के समय मंदिरों का निर्माण हुआ था। और ज्यादातर जो भी यानी इनका पतन हो गया था, किसका पतन हो गया था? गुप्त काल का। तो यानी अलग अलग छोटे छोटे राजवंश उभरे और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। इनमें मालवा मगध में उत्तर मध्य भारत में कन्नौज का वर्धन वंश और दक्षिण में चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंश प्रमुख थे। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये अलग राज्य बन गए थे गुप्त काल के बाद। तो उसमें कौन कौन से राज्य बने? एक तो बना था मालवा मगध, ठीक है, मगध। और मगध साम्राज्य के बारे में आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, मौर्य काल। ठीक है, तो मगध का वर्तमान में नाम आपको मिलता है बिहार। ठीक है, और उस समय मगध की राजधानी क्या मानी जाती है? पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान में नाम है पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी वर्तमान में है पटना। ये मगध साम्राज्य की बात की जाती है। यानी इन दोनों साम्राज्यों को मिला के एक राज्य बनाया गया, उसका नाम है मालवा मगध। और यहाँ पे किसका शासन था? उत्तरगुप्त का। यानी ये राजा के वंश का नाम है उत्तरगुप्त। ये पहला साम्राज्य बन गया। अब दूसरा साम्राज्य बना है वो उत्तर मध्य भारत, यानी उत्तर मध्य भारत। और इसमें जो साम्राज्य था वो था कन्नौज, जगह का नाम है कन्नौज। ठीक है, और उसके वंशज थे यहाँ पे वर्धन वंश। यहाँ पे कौन सा वंश था? वर्धन वंश। ये था उत्तरगुप्त वंश, ये राजा के वंश का नाम है। ठीक है, पीढ़ी का नाम। तीसरा इसमें है, उसका नाम है दक्षिणी भारत। यानी दक्षिणी भारत में आप महाराष्ट्र को ले लोगे। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा, इसके बारे में सुना होगा आपने। तो दक्षिणी भारत में आप 3 राजवंश हुए थे मुख्य थे दक्षिणी भारत में। पहले का नाम है चालुक्य, ठीक है, दूसरा है राष्ट्रकूट और तीसरा है यहाँ पे पल्लव वंश। ठीक है, ये 3 वंश हुए थे दक्षिणी भारत में। तो चालुक्य राजाओं ने आपने एलिफेंट और एलोरा सुना होगा नाम, तो उसके गुफा मंदिर बनवाए थे। चालुक्य ने भी बनवाए थे और राष्ट्रकूट ने भी बनवाए थे एलोरा और एलिफेंटा के गुफा मंदिरों। और पल्लव वंश ने करवाया था महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण। ठीक है, ये 3 वंश याद रखने आप। इनका अलग अलग वर्णन आएगा, ज्यादातर वर्णन इनका वर्णन ये अपने पास। इनका जो दक्षिणी भारत के मंदिर है इनका वर्णन है, चालुक्य का है, राष्ट्रकूट का है और पल्लव का है। उपरोक्त सभी राजवंश एक दूसरे के समकालीन रहे, यानी ये एक दूसरे के समकालीन रहे, यानी आसपास ही शासन करते हुए। यानी आधे में खुद का अलग राज था और आधे राज्य में दूसरे का राज था। उपरोक्त सभी राजवंश एक दूसरे के समकालीन रहे, फलस्वरूप उन अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव एवं ऐतिहासिक घटनाक्रमों ने राज्य की मध्य क्षेत्रीय सीमाएं अवश्य निर्धारित कर दी। लेकिन निर्बाध चली आ रही गुप्तकालीन सांस्कृतिक
एवं कलात्मक परंपराएं कालांतर में आध्यात्म भावभूमि पर अविरल प्रभाव मान रही। यानी उस समय क्या हुआ था, जैसे जैसे कालांतर का मतलब होता है समय परिवर्तन, जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा था वैसे वैसे कला का भी विकास होता रहा और कला में भी बदलाव आते रहे। इन्होंने अपनी रुचि के अनुसार चेंजेस करवाए, कला में बदलाव करवाए। फिर चाहे बौद्ध, हिंदू और जैन आदि किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध क्यों न हो, सभी में कलात्मक साहचर्य एवं भावगत एकरूपता अविभाज्य। यानी सभी कला जो है सभी धर्मों की मिली जुली है। जैसे स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म पे भी आया और हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पे भी आया। फिर जैन धर्म में भी है, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है जैन धर्म में भी। इनमें प्रधान देव प्रतिमा ही मात्र धर्म विशेष का संकेत सूचक जान पड़ती है। यानी धर्म की पता कैसे चलता है कि उनकी जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसके द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं। वैसे हम पता नहीं लगा सकते कि ये कौन से धर्म की संबंधित है। मुख्य यानी जो मूर्ति होती है मंदिर में, उससे पता लगा दिया जाता है कि ये हिंदू धर्म से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। देखो मूर्ति एक तो होता है, मूर्ति अपन सब प्रयुक्त करते हैं इसमें, और दूसरा होता है प्रतिमा। ठीक है, प्रतिमा सब उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रतिमा भी मूर्ति होती है, पर प्रतिमा उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसको हम पूजते हैं। ठीक है, किसी भगवान की मूर्ति है तो उसके लिए प्रतिमा का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई अपना पूर्वज मर जाता है या कोई राजा एक्सपायर हो जाता है तो उसकी मूर्ति बनाकर अपन पूजा करते हैं, तो वो भी प्रतिमा की श्रेणी में आएगी। ठीक है, पूजनीय जो भी होगी वो प्रतिमा होगी, और मूर्ति जैसे सभी लोगों की आ जाएगी, सामान्य लोग, सारे पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सारे उसमें आ जाएंगे। कला इतिहास की दृष्टि से उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन महत्वपूर्ण है, जो वीर योद्धा एवं कुशल प्रशासक के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। उनकी कलात्मक प्रेम की पुष्टि हमें चीनी यात्री हवेन श्याम के यात्रा वृत्तांत से होती है। ठीक है, हर्षवर्धन इसका बड़ा नाम है। ठीक है, हर्षवर्धन था वर्धन वंश का। कौन से वंश का राजा था? वर्धन वंश का। ये अपन ने पढ़ा था, कन्नौज में था वर्धन वंश। ये वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और इसके समय एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम है हवेन श्याम। ठीक है, हवेन श्याम, ये चीनी यात्री आया था और इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत, उसमें किसका वर्णन किया था? हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया था, और उसमें लिखा था कि हर्षवर्धन एक कला प्रेमी शासक था और उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। हवेन श्याम ने नालंदा विश्वविद्यालय, विभिन्न मंदिरों एवं हर्ष रचित साहित्य का उल्लेख किया। यानी किस किस का उल्लेख किया उन्होंने? हवेन श्याम ने एक तो नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुमारगुप्त। फिर इसने वर्णन किया था विभिन्न मंदिरों का, और उसके बाद वर्णन किया था इसने हर्षवर्धन के द्वारा रचित जो काव्य थे, ग्रंथ थे, उनका वर्णन किया। इसमें ज्यादातर आपको याद नहीं रखना है, इतना ही याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? हर्षवर्धन, ये हवेन श्याम, बस इतना ही ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में ये मध्यकालीन ध्यान रखना है। बस शुरू से पढ़ते हैं तो इससे क्या पता लगता है कि कौन चीज कहाँ पे आ गई। तो स्टार्टिंग सीधे ही अपन अजंता एलोरा पे आ जाएंगे, पता नहीं लगेगा कौन सा वंश आया था। 620 ईस्वी में उत्तरापदनाथ नरेश हर्षवर्धन को हराकर चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का पश्चिम मध्य भारत तक विस्तार कर नासिक को राजधानी बना एक सकल दक्षिणोपनाथ का वर्णन किया। ठीक है, इसको किसने हराया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय सेकंड, इसने हराया था। और ये था चालुक्य वंश का। कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की जो पहले की उपाधि थी उसका नाम है उत्तरापदनाथ। कौन सी उपाधि थी? उत्तरापदनाथ। ये मतलब हराने से पहले की उपाधि है। ठीक है, फिर किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था। हराने के बाद इसको इसने उपाधि धारण की थी दक्षिणोपदनाथ। दक्षिणोपदनाथ।
दक्षिणोपंथनाथ नाम क्यों पड़ा था कि पहले ये उत्तर भारत में शासन करता था, बाद में इसने दक्षिणी भारत को जीत लिया था, तो अपनी उपाधि इन्होंने नोट कर ली थी दक्षिणोपंथनाथ। ठीक है, दक्षिणोपंथनाथ, ये ध्यान रखना। कितना टाइम है? ये थोड़ा सा 9:10 पे होता है ना, अब थोड़ा है, कितना है? 9 बजे 2 मिनट बाकी है, 10 होता है 9:10 आगे देखो। नहीं तो मेरे को ग्रुप में ऐड कर इतनी देर में। आगे देखो, 7वीं सदी का पूर्वार्ध चालुक्य कला का चरमोत्कर्ष था। ठीक है, चालुक्य कला का जो चरमोत्कर्ष समय माना जाता है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि चालुक्यकालीन कला का चरमोत्कर्ष कब माना जाता है, तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। किसके पूर्वार्ध में? 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अब मान लो 7वीं सदी का पूर्वार्ध वाला समय कौन सा होगा? जैसे 7वीं सदी है, इसका समय माना जाता है यहाँ पे 600 से लेके 699 तक। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी का समय है। इसको अगर दो भागों में बांटते हैं, वही ट्रिक लगाएंगे अपन, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो यानी 650 से पहले का जो समय है, 600 से लेके 650 के बीच का जो समय है, वो 7वीं सदी का पूर्वार्ध है। ठीक है, और 650 से बाद का जो समय है 699 तक, वो हो जाएगा उत्तरार्ध में। इसी समय के मंदिरों में ऐहोल का दुर्गा मंदिर 550 ईस्वी, बादामी की गुफा मंदिर श्रृंखला में विष्णु मंदिर 578 ईस्वी, पटकदल में लोकेश्वर शिव को समर्पित पापनाथ एवं विरूपाक्ष मंदिर 740 ईस्वी आदि के वास्तु एवं मूर्तन की समर्थ परंपरा का उत्कर्ष एलोरा के गुफा मंदिरों में पूरे वैभव के साथ देखा जा सकता है। ठीक है, इन चालुक्यों के समय जो मंदिर बने थे उन प्रमुख मंदिरों का नाम है, एक तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर, दूसरा है बादामी के गुफा मंदिर। बादामी क्या एक गुफा का नाम है जो कर्नाटक राज्य में है। बादामी में जो मंदिर फेमस है उसका नाम है विष्णु मंदिर। फिर है पटकदल, पटकदल में लोकेश्वर शिव का मंदिर है, उसके साथ साथ है पापनाथ और विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है, फिर एलोरा के गुफा मंदिर। अब है कालांतर में दक्षिण की शक्तिशाली क्षत्रप दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दक्षिण में राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापित की। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? दंती दुर्ग। ठीक है, राजवंश चेंज होते जा रहे हैं, दंती दुर्ग ने हराया था। और दंती दुर्ग कौन से वंश का था? राजपूत। ठीक है, ये वर्धन वंश था। पहले कौन सा वंश था? वर्धन वंश, उसका था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय। ये कौन से वंश का था? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, इनको हराया था दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का। तो 2-3 सालों बाद ही, 300 सालों बाद ही हो रहा है। तो मतलब अलग अलग सांसद चेंज हो रहे हैं, इनका वंश चेंज हो रहा है। इसी वंश के प्रतापी राजा कृष्ण राम, ये राय लिखा हुआ है, इसको राम कर लेना। ठीक है, रायवर्ड कर रखा है, रायवर्ड को आप बुक में राम कर लेना। ठीक है, ज्यादातर कृष्ण राम का ही नाम आता है, रायवर्ड बहुत कम आता है। पर राम राय भी आए तो आपको राम के बारे में ही समझना है। कृष्ण राम प्रथम, कृष्ण राम प्रथम ने विश्व प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, एग्जाम मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण राम प्रथम में करवाया था। और ये कौन से वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का। कौन से वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, अब जो एलोरा गुफा है इसके बारे में अपन कल देखेंगे। तो किस कैलाशनाथ मंदिर के बारे में देख लेते हैं आज। कैलाशनाथ मंदिर, तो कैलाशनाथ एलोरा गुफा का पहले आप नाम देखते हैं। एलोरा गुफा, ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं, गुफा मंदिर मिलते हैं। कितने गुफा मंदिर मिलते हैं? 34 गुफा मंदिर। इसमें हिंदू धर्म के कितने? हिंदू धर्म के 17 गुफा मंदिर है। फिर है हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के 12 गुफा मंदिर है। और फिर है जैन धर्म, जैन धर्म के 5 गुफा मंदिर। टोटल हो गए 34 गुफा मंदिर।
सो हिंदू धर्म कितने 17 हम्म। 13 से 29 क्यों लिखा था? ये तो पहले सही तो लिखा हुआ ना, उसको संख्या 13 से 29 आ जाएगा ना। 1 से 12 तक तो है बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर 13 से 29 हो गया किसका? हिंदू धर्म का। और फिर इसमें आ जाएगा 30 से लेके 34 तक, 5 ये इसके जैन धर्म के। नहीं समझ में आया? टोटल गुफा मंदिर है 34, 34 में से 12 है बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म की संख्या है 1 से 12 तक, ठीक है। गुफा संख्या 1 से 12 तक है बौद्ध धर्म। अच्छा, ये गुफा संख्या है। ठीक है, टोटल गुफा है 34 इसमें। अच्छा, 7 या फिर वो 10। हिंदू धर्म की है 13 से 29, हाँ 17 हो गई है। और जैन धर्म की है 30 से 34, 5 ही हो गई। ठीक है, कल इसके बारे में डिटेल से ये पढ़ेंगे। सोचा कि 13 से 29 संख्या हो सकती है। संख्या है, मतलब अलग अलग मंदिरों को संख्या दे रखी है। ये तो गुफाओं की संख्या है। हाँ, मतलब जैसे अपने इस स्कूल में जितने रूम है ना, रूम नंबर दे रखे हैं। मेरे 13 या 14 गुफाएं हैं, 13 और 29 गुफाएं हैं। अब 13 से 29 इनको गिनोगे तो 17 आएगी संख्या आपकी। 13 से 29 इनको गिनोगे 17 आएगी संख्या। ठीक है, 17 आएगी। बोलनी आया नहीं। आएंगे। सही है। लो सर, ग्रुप में ऐड कर दो मेरे को जल्दी से।